की कक्षा में हम फणीश्वर नाथ रेणुकृत मैला आंचल उपन्यास का विवेचनात्मक अध्ययन करेंगे। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का श्रेष्ठ, सशक्त और प्रतिनिधि आंचलिक उपन्यास है। यहाँ पर रेणु ने नेपाल की सीमा से सटे उत्तर पूर्वी बिहार के एक पिछड़े ग्रामीण अंचल को पृष्ठभूमि बनाकर वहाँ के जीवन को अत्यंत जीवंतता और मुखरता के साथ चित्रित किया है। सन 1954 में प्रकाशित इस उपन्यास की कथावस्तु बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरीगंज की ग्रामीण जिंदगी से संबद्ध है। यह स्वतंत्र होते और उसके तुरंत बाद के भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य का ग्रामीण संस्करण है। रेणु के अनुसार इसमें फूल भी हैं, शूल भी हैं, धूल भी है, गुलाब भी है और कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी, कुरूपता भी। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। इसमें गरीबी, रोग, भुखमरी, जहालत, धर्म की आड़ में हो रहे व्यभिचार, शोषण, बायाडंबरों, अंधविश्वासों आदि का चित्रण है। शिल्प की दृष्टि से इसमें फिल्म की तरह घटनाएं एक के बाद एक घटकर विलीन हो जाती हैं और दूसरी प्रारंभ हो जाती है। इसमें घटना प्रधानता है, किंतु कोई केंद्रीय चरित्र या कथा नहीं है। इसमें नाटकीयता और किस्सा गोई शैली का प्रयोग किया गया है। इस उपन्यास को हिंदी में आंचलिक उपन्यासों के प्रवर्तन का श्रेय भी प्राप्त है। मैला आंचल के प्रकाशन के बाद इसकी प्रथम समीक्षा आचार्य नलिन विलोचन शर्मा ने की, जो आलोचना में मैला आंचल की समीक्षा शीर्षक से प्रकाशित हुई। यदि मैला आंचल एक अमर उपन्यास है, तो यह समीक्षा भी एक अमर समीक्षा है, जो अद्यावधि प्रासंगिक है। आचार्य शर्मा लिखते हैं, यह एक ऐसा सौभाग्यशाली उपन्यास है जो लेखक की प्रथम कृति होने पर भी उसे ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त करा दे कि वह चाहे तो फिर कुछ और न भी लिखे। ऐसी कृति से लेखक को यह कठिनता भी होती है कि वह अपने लिए ऐसा प्रतिमान स्थिर कर देता है जिसकी पुनरावृत्ति कठिन होती है। गर्चे हमें विश्वास है रेणु मैला आंचल से भी उत्कृष्टतर कृतियां प्रस्तुत कर सकेंगे। आचार्य नलिन विलोचन शर्मा ने मैला आंचल को गोदान के बाद हिंदी का दूसरा श्रेष्ठ उपन्यास मानते हुए लिखा है। समष्टि मूलक उपन्यास के अनुरूप जैसा महाकाव्योचित स्थापत्य गोदान में है, उसके विपरीत मैला आंचल एक सुसंबद्ध स्थापत्य का उपन्यास है। यही कारण है कि दूसरे उपन्यास का पात्र बिहार का छोटा सा अंचल है, पर पहले का पात्र समग्र भारतीय जीवन है। मैला आंचल की यह सीमा है, पर दुर्बलता नहीं, क्योंकि उसके लेखक को भी चित्रणीय जीवन का आत्मीयतापूर्ण ज्ञान है, व्यापक दृष्टि है, परकाया प्रवेश वाली उपन्यास रोचकता, सामर्थ्य है और सर्वोपरि चित्रांकन के समय एकांतिक तटस्थता और निर्लिप्तता बनाए रखने वाली कलाकारोचित प्रतिभा भी है। रेणु की कहानी के माध्यम से स्वातंत्र्योत्तर भारत के गांव में जन्मे राजनैतिक चेतना व अंतर्विरोधों को दर्शाया है। भारत की स्वतंत्रता इस उपन्यास को दो खंडों में बांट देती है और गांधी जी की हत्या के साथ ही उपन्यास अपने अंत की ओर पहुंचता है और साथ ही पतन होता है उस आदर्श राजनीति का जिसका उन्होंने कभी स्वप्न देखा था। मैला आंचल का नायक एक युवा डॉक्टर प्रशांत बनर्जी है, जो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद पिछड़े गांव को अपने कार्यक्षेत्र के रूप में चुनता है तथा इसी क्रम में ग्रामीण जीवन के पिछड़ेपन, दुख, दैन्य, अभाव, अज्ञान, अंधविश्वास के साथ साथ तरह तरह के सामाजिक शोषण चक्रों में फंसी हुई जनता की पीड़ाओं और संघर्षों से भी उसका साक्षात्कार होता है। कथा का अंत इस आशामय संकेत के साथ होता है कि युगों से सोई हुई ग्राम चेतना तेजी से जाग रही है। एक आंचलिक लेखक की दृष्टि से रेणु ने यहाँ उस परिवर्तन को बड़ी बारीकी से उकेरा है जो आज़ादी के फलस्वरूप गांव में आया है और जो सिर्फ परिवेश गति नहीं बल्कि भीतरी व्यक्ति के मनोजगत में भी घट रहा है। इसके लिए लेखक ने लोक संस्कृति, लोक विश्वासों और लोगों के जीवन क्रम पर पड़ने वाले प्रभावों को गहरी आत्मीयता से उकेरा है। इसका समूचा कथावृत्त अपनी रोचकता और मार्मिकता में व्यापक लोक रूपों को आत्मसात किए हुए है। वस्तुतः रेणु की आंचलिकता
उनकी रागात्मक कथा दृष्टि तथा रचनात्मक भाषा शैली इस उपन्यास के पात्रों और परिवेश को पाठकीय अनुभव का अभूतपूर्व और अविस्मरणीय अंग बना देती है। मैला आंचल के मूल्यवादी चरित्रों में राम कृपाल सिंह, बालदेव गोप, मार्टिन साहब, महारानी चंपावती, शिव शंकर सिंह एवं हर गौरी, ये सभी पात्र मूल्यवाद को मानते हैं। इनके विचारों में मूल्यवादी विचारधारा है। अधिकतर मैला आंचल के पात्र ग्रामीण परिवेश में रहने वाले हैं। उनके विचारों में सनातनी मूल्य हैं। फणीश्वर नाथ रेणु के आंचलिक उपन्यासों में मानव मूल्यों को व्यक्त किया गया है। आपके अधिकतर उपन्यास ग्राम्य जीवन पर आधारित हैं। आपके अधिकतर पात्र प्रगतिशील चेतना युक्त एवं जीवन से संघर्ष करने वाले हैं। आपके अधिकतर पात्रों में ग्रामीण परिवेश के संस्कार समाहित हैं, जिनमें ममता, त्याग और आत्मबल को प्रस्तुत किया गया है। आपका मैला आंचल उपन्यास मूल्यवादी चरित्र पर आधारित है, जिसमें लोक संस्कृति, लोक गरिमा, लोक कथाएं एवं लोक गाथाएं भली प्रकार से अनुस्यूत हैं। गांव में किसी के यहाँ शादी, ब्याह या श्राद्ध का भोज हो, गृहपति गले में कपड़े का खूंट डालकर कमला मैया को पान सुपारी से निमंत्रित करता था। इसके बाद पानी में हिलोरें उठने लगती थीं, ठीक जैसे नील के हौज में नील मथा जा रहा हो। फिर किनारे पर चांदी के थालों, कटोरों और गिलासों का ढेर लग जाता था। गृहपति सभी बर्तनों को गिनकर ले जाता था और भोज समाप्त होते ही कमला मैया को लौटा आता था। लेकिन सभी की नीयत एक जैसी नहीं होती। एक बार एक गृहपति ने कुछ थालियों और कटोरे चुरा रखे। बस उसी दिन से मैया ने बर्तन दान बंद कर दिया और उस गृहपति का तो वंश ही खत्म हो गया, एकदम निर्मूल। उस बिगड़ी नीयत वाले गृहपति के बारे में गांव में दो राय हैं। राजपूत टोली के लोगों का कहना है वह कायस्थ टोली का गृहपति था। कायस्थ टोली वाले कहते हैं वह राजपूत था। मैला आंचल में ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों की परंपराओं को प्रस्तुत किया गया है। लोग किस प्रकार से शादी, विवाह एवं श्राद्ध में अपनी परंपराओं का निर्वाह करते हैं। गांव में राजपूत टोली, कायस्थ टोली एवं अन्य जातियों की टोलियों को अपनी परंपरा का अनुपालन करते हुए दिखाया है। गांव में जातिवाद और जमींदारी प्रथा मौजूद है। मैला आंचल रेणु की सर्वप्रथम कृति है जिसमें बिहार अंचल के मेरीगंज गांव का जनजीवन साकार हो उठा है। परती परिकथा में परानपुर अंचल सजीव हो उठा है। इसी प्रकार कितने चौराहे में भी मैथिली क्षेत्र अररिया कोट का जनजीवन साकार हो उठा है। जुलूस में नवीनगर कॉलोनी का भी वर्णन है। इसमें गोखियर गांव का जनजीवन चित्रित हुआ है। दीर्घ तपा में भी आंकीपुर गांव समग्रतः साकार हो उठा है। साथ ही वहां के वर्किंग विमेंस हॉस्टल को केंद्र बिंदु बनाकर वहां के रहन सहन एवं दूषित परिवेश को उभारा गया है। पलटू बाबू रोड में पूर्णिया जिले के बेरमाछी अंचल का जनजीवन उभारा गया है। रेणुकृत मैला आंचल को ग्रामीण जीवन का महाकाव्य कहा गया है। अंततः रेणु आंचलिक उपन्यासकार के रूप में श्रेष्ठ कृतियों के सर्जक बने रहे। आंचलिक उपन्यास में देश काल प्रमुख तत्व के रूप में उभर कर सामने आता है। मैला आंचल में मैथिल अंचल का स्वरूप अनेक रूपों में उभर कर सामने आया है। इस उपन्यास के घटना स्थल मैथिल अंचल के अंतर्गत है और मेरीगंज लगभग सभी घटनाओं का आधार स्थल है। मेरीगंज पूर्णिया जिले के पूर्वी अंचल का गांव है। पूर्णिया जिले का यह पूर्वी अंचल मलेरिया और कालाजार से पीड़ित भाग है। डॉक्टर प्रशांत इसी दृष्टि से यहाँ आया है और एक परिच्छेद में उसके द्वारा परीक्षित रोगियों की अनेक केस हिस्ट्री दी गई हैं। इतना ही नहीं, मेरीगंज नाम में अंतर्निहित मेरी नाम की स्त्री मलेरिया से ही मरी थी, जिसका वर्णन पूर्व की कथा में किया गया है। यहाँ पहुँचने पर डॉक्टर ने मलेरिया और कालाजार के अतिरिक्त जिन सामाजिक खतरनाक रोगों को देखा है वे हैं गरीबी और जहालत। इन रोगों का चित्र उपन्यास में आद्यंत हुआ है। लेखक ने प्रकृति चित्रण की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है क्योंकि उसका उद्देश्य मेरीगंज के समाज का चित्रण करना है। यथा प्रसंग वातावरण चित्रण की सूक्ष्मताएं देखी जा सकती हैं। लाठियां लेकर यादवों द्वारा राजपूत टोली की ओर भागने पर खूंटे में बंधे हुए बैलों के कान खड़े हो जाते हैं और गांव के बाहर चरने वाली बकरियां मिमियाती हुई गांव में भागी चली आती हैं। इस प्रकार भंडारे की घोषणा के समय
तुरही की आवाज़ सुनते ही गांव के कुत्ते दल बांधकर भौंकना शुरू कर देते हैं और छोटे छोटे नवजात पिल्ले तो भौंकते भौंकते परेशान ही हैं। हीरू हीरू द्वारा पार्वती की मां को मार डालने के प्रसंग में तो कुत्तों के शोर के मारे कुछ पता ही नहीं चल पाता कि हुआ क्या है। कालीचरण की खोज में पुलिस के मेरीगंज में आने पर मार्ग में ठिठुरते हुए सन्नाटे में कालीचरण की मां की दर्द भरी पुकार गांव के कोने कोने में फैल जाती है। हर गौरी के मरने पर उसके बैलों का घास पानी छोड़ना और अंधेरे में विद्यार्थी जी को देखकर बालदेव जी की गाड़ी में चुते हुए बैलों का बिदकना भी लेखक ने चित्रित किया है। मेरीगंज अंचल में चित्रण में परी कथाओं और गीतों ने भी रंग भरा है। लोरिक या बिज्जे भान की कथा और सारंगा सदाब्रिज की कथा के प्रसंग इस दृष्टि से देखे जा सकते हैं। सारंगा सदाब्रिज की कथा तो खलासी जी की कथा में उठावदार ढंग से रंग भरती है। चौथी, बटगमनी, फगुआ आदि के गीतों का सविस्तार गीतात्मक शैली के प्रसंग में किया जाएगा। गीतों के अतिरिक्त विदापद नाच, सावित्री नाच आदि के प्रसंगों का उपन्यास में समावेश किया गया है। जाट जट्टिन का खेल भी एक स्थान पर चित्रित है। इस खेल को देखने का अधिकार केवल स्त्रियों को ही है। पुरुषों में से कोई मूछ वाला इस खेल को देख ले तो उसकी बात पंचायत में पहुंच जाती है। उपन्यास में प्रसंगतः होली, सतुआनी सिखा आदि पर्वों का उल्लेख किया गया है। होली के पर्व पर डॉक्टर और कमला के होली खेलने के प्रसंग में एक लोक विश्वास का उल्लेख भी किया गया है। इसी प्रकार डायन, जिन्न आदि से संबंधित विश्वासों को विभिन्न प्रसंगों में पिरोया गया है। चौथ संक्रांति के दिन सतुआनी पर्व होता है। इस दिन सत्तू खाने का रिवाज है। साल के प्रारंभ में पहली वैशाख को सिखा पर्व होता है। इस दिन मछमरी होती है। गांव के लोग इस दिन सामूहिक रूप से मछली का शिकार करते हैं। असामूहिक रूप से मछली का शिकार करते हैं। इस दिन घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता। वर्ष के प्रथम दिन भूमि दाह नहीं किया जाता। पिछली रात की पकाई हुई चीजें ही खाई जाती हैं। इसी दिन जमींदार लोग नया खाता खोलते हैं। मेरीगंज गांव के निकट जंगल में संथालों की बस्ती भी है, परंतु उनके रीति रिवाज थोड़े भिन्न हैं। यहाँ तक कि वे शराब भी अलग प्रकार की ही पीते हैं, जिसे पंचायत कहा जाता है। मेरीगंज के लोग तो तड़बन्ना में लबनी का आनंद उठाते हैं। खट मिट्ठी, शहर चिनिया, बैर चिनिया आदि ताड़ी के प्रकार हैं। बसंती पीकर बिरले पियक्कड़ ही होश दुरुस्त रख पाते हैं। गर्मी की शिकायत होने पर लोग पहरतिया पीते हैं। कफ प्रकृति के लोगों के लिए संझा अधिक लाभप्रद होती है। आंचलिक उपन्यास समाज के जीवन का व्यापक चित्रण प्रस्तुत करते हैं, इसलिए इस प्रकार के उपन्यासों में घटना काल छोटा होता है। प्रस्तुत उपन्यास का घटना काल केवल 1.25 वर्ष का है। डॉक्टर प्रशांत ने विदेश जाने से इनकार करके देशवासियों की सेवा करने का व्रत अपनाया। वह सन 1947 ईस्वी के प्रारंभ में मेरीगंज पहुंचा। उसके पहुंचने के दिन सेवादास ने सारे गांव को भंडारा दिया था। माघ मास होने के कारण इस समय अत्यंत ठंड पड़ रही थी। माघ की एक ठंडी रात का वर्णन इस प्रकार किया गया है। सुई की तरह गड़ने वाली माघ के भोर की ठंडी हवा का देह पर कोई असर नहीं होता। ओस और पाले से तो देह शून्य हो जाता है। जब हाथ से अपनी नाक भी नहीं छुई जाती है, तब घूरे में फिर से सूखे पुआल डालकर नई आग पैदा की जाती है। माघ के बाद फागुन की बावरी हवा में होली के गीत मंडराने लगते हैं। फगुआ के गीतों से जवानों ही नहीं, बूढ़ों के शरीर भी सिहर सिहर उठते हैं। जोगीड़ा और भड़ौआ के गीतों के कारण फागुन की आवारा हवा मदहोश हो उठती है। इसी समय से डॉक्टर की जिंदगी में कमला का नया अध्याय शुरू होता है। अब वो ऐसा नहीं कह सकेगा कि दिल नाम की कोई चीज़ आदमी के शरीर में है, हमें नहीं मालूम, पर अब वह महसूस करने लगा है कि कोई अगम अगोचर चीज़ है जिसमें दर्द होता है। अगर इस दर्द को मिटा दिया जाए तो आदमी जानवर हो जाएगा। दिल वह मंदिर है जिसमें आदमी के अंदर का देवता वास करता है। फागुन के बाद चौथ संक्रांति और वैशाख का सिखा पर्व आता है। उसके बाद जेठ की तपन आती है और उसके बाद आषाढ़ के बादल मादल बजाना शुरू कर देते हैं।
डॉक्टर इस काल में गुलमोहर के फूलों के जादू से मंत्रमुग्ध हो उठता है। उसे मिट्टी का मोह महसूस होने लगता है। वह सोचता है, गुलमहर, गुलमोहर, कृष्णाचूड़ा, गुलमोहर का कृष्णाचूड़ा नाम यहाँ कितना मौजूद लगता है। काले कृष्ण के मुकुट में लाल फूल कितने सुंदर लगते होंगे। बरसात के खंडित होने पर गांव की स्त्रियां जाट जट्टिन का खेल खेलती हैं। बरसात के मौसम में ही 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को स्वराज्य का उत्सव मनाया जाता है। बरसात के बाद शरद बीती और हेमंत का आगमन हुआ। लोग जाड़े से कांप रहे थे और इन्हीं दिनों दिल को कपाने वाला गांधी वध का समाचार आया। माघ से प्रारंभ किया गया उपन्यास फिर माघ तक पहुंच जाता है। समग्रतः कहा जा सकता है कि फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल उपन्यास आंचलिकता की दृष्टि से प्रासंगिक उपन्यास है, जिसमें ग्रामीण परिवेश और देहाती संस्कृति को अभिव्यक्त किया गया है। उपन्यासकार ने उपन्यास के माध्यम से पूरी मानव जाति को ग्रामीण संस्कृति से परिचित कराकर आम जन को सोचने की एक नई दिशा दी है। पढ़ने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।